सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में जो कि डिस्कस किया था और उसका हमने शॉर्ट नोट देखा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में जो शॉर्ट नोट है इसको हम यहाँ पे देखेंगे और एकदम आसान तरीके से कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे। और जो भी आपके यहाँ पे शॉर्ट नोट अगर यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, यूपीएससी की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यूपीएससी में आपको ये शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आपको अगर तैयारी करते हैं तो भी आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं और इसमें क्वेश्चनों को भी देखेंगे जो कि आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको एकदम एक एक चीज़ आसान से क्लियर हो जाए और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में आपको कोई भी दिक्कत ना रह जाए, ठीक है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में हम यहाँ पे परिचय सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। परिचय के बारे में हम बात करेंगे और इससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि आपको छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको यहाँ पे जो कि यही बात गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब भाई क्या गड़बड़ हो जाता है कि यहाँ पे अकबर का कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है, ठीक है। तो अकबर का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ये आपको ध्यान देना है, ये भी पूछ देता है आपके एग्जाम में और यहाँ पे फिर आप सोचने लगते हैं भाई क्या होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसको आपको ध्यान देते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर का पूरा नाम क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें परिचय हम सबसे पहले बात करेंगे। परिचय इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। तो परिचय में क्या है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का बेटा था, ठीक है। यानी क्या है कि जो दूसरा शासक था हुमायूं, ठीक है, और उनकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, ठीक है, उसका वो बेटा था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी में न होकर के अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था, ठीक है। तो भाई देखिए अब ये क्यों हुआ था, क्यों इनकी राजधानी में नहीं हुआ था और यहाँ पे क्यों यहाँ पे अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में हुआ था, ठीक है, यानी महल में हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब 1540 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्योंकि 1540 ईस्वी में यहाँ पे बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध जो हमारा हुआ था, ठीक है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कह सकते हैं इसको। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि हुमायूं जो है वो पराजित हो गया, यानी हुमायूं की इसमें पराजय हुई जो हमारा बिलग्राम का युद्ध था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उसमें हुमायूं को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा। अब भाई इस युद्ध में हार जाने के कारण हुमायूं जो है दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा उसको, ठीक है। और भागने के पश्चात फिर वो क्या हुआ कि उसने अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में शरण ली। अब भाई एक ही बार में तो वहाँ से भाग नहीं जाएगा दिल्ली से, अब धीरे धीरे करते करते यहाँ पे शरण लेते लेते वहाँ पे वो भागा, ठीक है, धीरे धीरे। और यहाँ पे उस समय क्या हुआ था कि हमीदा बानो बेगम जो थी वो गर्भवती थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया हुमायूं ने कि उनको वीर साल के दरबार में, इनके जो प्रिय मित्र थे, ठीक है, पंजाब में राजा वीर साल के दरबार में उनको जो कि छोड़ करके वो चले गए। कहाँ पे चले गए भाई, तो बाद में वो ईरान में पहुंचा, ठीक है। यानी हुमायूं जो है ईरान में चले गए अपनी बीवी को यहीं पे छोड़ करके, ठीक है, यानी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में छोड़ दिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनका जो जन्म है वो वहीं पे, अकबर का जो जन्म है वो यहाँ पे अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में हुआ था, ठीक है। क्लियर इतनी बात। इतना ये परिचय आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अकबर की कठिनाइयाँ, क्योंकि देखिए अकबर का जो जन्म है ना, जन्म के पश्चात इसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई। अब भाई देखिए क्योंकि जब अकबर का जन्म हुआ तो उस समय इनके पिताजी भी नहीं थे, हुमायूं भी नहीं थे, ठीक है, यानी वही ना हुमायूं इनके पिताजी, तो वो भी नहीं थे। तो अब भाई इनका बहुत जीवन मतलब मुश्किल से कटा। अब इसमें क्या हुआ कि शेरशाह सूरी जो था वो अब दिल्ली पे शासन करने लगा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात, यानी जब हुमायूं का मृत्यु हो गया, ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पंजाब के कालनौर में नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्पायु में यहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक हो गया, ठीक है। यानी अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 वर्ष की अल्पायु में, यानी बहुत ही छोटे थे तभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे फिर यहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक जो है वह 1556 ईस्वी में जल्दी में, ठीक है, यहाँ पे कर दिया जाता है कालानौर में। क्योंकि अब देखिए जैसे अब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अब यहाँ पे अब जो अफगान सेना थी, ठीक है, जो भी और भी विद्रोही थे, अब भाई एकदम जल्दी सोचने लगे कि कैसे यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा किया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है। अब एकदम दिल्ली जो सल्तनत था, मतलब दिल्ली जो है वहाँ पे एकदम पूरा उसका तख्त जो है वो खाली था, ठीक है। तो अब भाई सभी लोग सोच रहे थे दिल्ली पे शासन करने की। तो उसी समय जो हेमू था अपनी जो सेना लेकर के और दिल्ली पर शासन करने चल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाकर के वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी में यहाँ पे 1556 ईस्वी में जो कि अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है, ठीक है। और कौन करता है यहाँ पे कालनौर में, ठीक है, कालनौर में यहाँ पे राज्याभिषेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है
कि अल्पायु के कारण जो बैरम खां हैं, ठीक है, जो बैरम खां हैं जो कि हुमायूं के सेनापति थे, ठीक है, बैरम खां, उनको क्या किया जाता है कि अकबर का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, ठीक है, यानी संरक्षक उनको बना दिया जाता है अकबर का, क्योंकि अकबर बहुत ही छोटे थे, अभी उनको कुछ उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है, इसलिए उनको यहाँ पे संरक्षक बना दिया जाता है बैरम खां को, ठीक है। बैरम खां बहुत खतरनाक सेनापति थे, आपको पता होगा। उसके बाद से 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक, ठीक है, अकबर बैरम खां के साथ ही रहा है, ठीक है, मतलब अकबर जो है वो बैरम खां के साथ ही रहे, कब तक, 1560 ईस्वी तक, ठीक है, क्लियर इतनी बात। और यहाँ पे उसने विभिन्न कठिनाइयों का भी सामना किया, ठीक है, और अकबर ने विभिन्न कठिनाइयों का भी सामना किया। उसके बाद से देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे अफगान समस्या, सबसे पहले अफगान समस्या थी, क्योंकि अफगान को अभी पूरी तरह से ना ही बाबर खत्म कर पाए और ना ही हुमायूं खत्म कर पाए, ठीक है, मतलब अभी अफगानी जो थे सब वो अभी बचे थे, सब पूरा पूरा एकदम बचे थे सब, ठीक है, तो इसमें पूरा तरह से अभी सफाया नहीं हो पाया था, तो अफगानी समस्या बहुत ही एकदम मतलब थी, ठीक है, पहले से ही। तो अफगान की समस्या में देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे अफगान शक्ति अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती थी, ठीक है। सिकंदर सासुर पंजाब में था, ठीक है, मतलब जो सिकंदर सासुर था वो पंजाब में था, और मुहम्मद अली सासुर का सेनापति हेमू दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। देखिए जो मैं आपको बताया हूँ अभी वही बात हुआ, यानी जो हेमू है मतलब ये किसका सेनापति है, तो आदिल सासुर का, ठीक है, आदिल सासुर का सेनापति है हेमू। और इसने क्या किया कि जब देखा कि एकदम तख्त खाली है दिल्ली का, तो ये गया जल्दी से और यहाँ पे अपना दिल्ली पे शासन कर लिया, और यहाँ पे आगरा पे भी उसका अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि अब यहाँ पे राजपूत समस्या भी थी, ठीक है, अकबर के समय में राजपूत समस्या भी थी, राजपूतों को ये खत्म करना चाहता था। एक तो दमन और समझौता की नीति से अकबर जो है इसको खत्म करना चाहता था, ठीक है। तो देखिए कैसे अब यहाँ पे राजपूताना जो है राजपूत शासक मुगलों को भारत से निकालना चाहते थे, यानी ये भी इनके कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, राजपूत शासक, ठीक है। तो मुगल वाले जो थे उनको यहाँ पे भारत से निकालना चाहता था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध, अकबर ने कौन कौन से युद्धों को लड़ा है उसको उसको अब देख लीजिए यहाँ पे फट से। तो अकबर ने जो सबसे पहला युद्ध है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा है। देखिए सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था, तो यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के मन में हुआ था, ठीक है, तो उनके बीच में हुआ था। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ वो हमारे यहाँ पे किसके युद्ध में हुआ, तो यहाँ पे अकबर और यहाँ पे जो हेमू है, ठीक, उनके बीच में हुआ। ये आप याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। लेकिन अकबर तो अभी छोटे थे, इसलिए अकबर के जो सेनापति थे यानी जो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, उनके बीच में जो मुकाबला हुआ था। तो 1505, देखिए अभी इधर वाला नहीं याद करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, 5 नवंबर यहाँ पे 1556 आप याद रखिएगा, ठीक है। 1526 में जैसे ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसी समय में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, किसके किसके बीच में, तो इस युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ था, मतलब जो हेमू थे, ठीक है, सेनापति किसके भाई, तो आदिल सासुर के सेनापति जो हेमू थे उनके साथ इनका मुकाबला हुआ। किसका मुकाबला हुआ, तो इसमें जो बैरम खां थे वो उनसे जो कि लड़ाई की है, क्योंकि अभी अकबर बहुत ज़्यादा छोटे थे इसलिए वो लड़ नहीं पाते, ठीक है, तो उन्होंने उससे लड़ा और वहाँ पे विजय प्राप्त किया, बैरम खां जो कि उसको पराजित कर दिया, ठीक है। अब भाई कैसे पराजित किया, थोड़ा सा कहानी आप सुनना चाहते तो सुन लीजिए। उन्होंने क्या किया, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बैरम खां के पास भी बहुत सारे तीरंदाज थे सब, ठीक है, तो इधर मान लीजिए तीरंदाज यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है, इधर यहाँ पे हेमू की जो सेना है, ठीक है, इस प्रकार से हेमू की सेना है। अब हेमू ने सोचा, देखिए पहले जो बैरम खां है ना उसने अपने जो भी तीरंदाज थे उसको यहाँ पे एकदम मतलब पीछे यहाँ पे रखा था, ठीक है, एकदम यहाँ पे पीछे इस तरफ से लगाया था, ठीक है, चारों ओर से। अब सोचा, अब हेमू ने सोचा, अब देखिए पहली पहली जब युद्ध हुआ तो हेमू ने जो बैरम खां है उन्होंने लड़ाई के समय में अपने तीरंदाजों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, पहले जो भी यहाँ पे पैदल सेनापति थे सेना थे उनका यहाँ पे जो कि प्रयोग किया और यहाँ पे लड़ाई किया, ठीक है। और हेमू ने सोचा ना कि इसके पास कोई भी तीरंदाज नहीं है और यहाँ पे आगे चलकर इसको मार दिया जाए। तो जैसे ही हेमू यहाँ पे आगे बढ़ा तो इन्होंने क्या किया कि यहीं पे इसको इस प्रकार से घेर लिए सब दोनों ओर से, और ना यहाँ पे जो भी तीरंदाज थे इतना इसके मतलब शरीर में तीर भर दिया ना कि वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है, हेमू के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे तीरंदाज जो है उसको आसानी से मार देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बैरम खां है वो आसानी से इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो लेकिन आपसे प्रश्न पूछेगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो आप ये बोलेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो अकबर और यहाँ पे हेमू के बीच में हुआ था, यानी सेनापति आदिल सासुर के सेनापति हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि बैरम खां और यहाँ पे हेमू के बीच में हुआ था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राज्याभिषेक हो चुका था। अब भाई सेनापति लड़ रहा है इसका मतलब कि राजा ही लड़ रहा है, ठीक है, राजा ही के तो सेनापति है, ठीक है, ये क्लियर है इतनी बात। तो ये कितने में लड़ा गया, तो 1556 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई इसमें बोला गया, देखिए
आगे क्या है गोंडवाना का, ठीक है, गोंडवाना का इसमें भी हम देख लेते हैं। तो देखिए गोंडवाना में क्या हुआ था, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कि इसके विजय अभियान है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे विजय अभियान है। जैसे कि यहाँ पे ग्वालियर में भी है, जौनपुर में भी है, चुनार में भी है, ठीक है। तो छोटे छोटे हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले गोंडवाना में हम देख लेते हैं। तो गोंडवाना में किसके किसके साथ हुआ था, तो 1564 ईस्वी में, ठीक है, 1564 ईस्वी में कड़ा हकीम आसफ खान गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह, ठीक है, जो राजा संग्राम सिंह थे गोंडवाना के, ठीक है, जिसमें रानी दुर्गावती जो उनकी विधवा थी, मतलब कि जो संग्राम सिंह थे उनकी विधवा थी रानी दुर्गावती, ठीक है, इनके मध्य में हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती की पराजय होती है और इसमें जो चेहरागढ़ का किला आसानी से मुगलों के हाथ लग गया। तो इसने गोंडवाना पे विजय प्राप्त कर लिया और यहाँ पे जो चौरागढ़ जो किला था, ठीक है, इसको आसानी से मुगलों के हाथ लग गया, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, कहीं पे आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे चित्तौड़ विजय अभियान हम देख लेते हैं, ठीक है। चित्तौड़ में कैसे इसने विजय प्राप्त किया, तो 1567, ठीक है, एकदम लाइन से आप देखते चलिए, 1567 से लेकर के 1568, ठीक है, मतलब एक साल में, मतलब मान सकते हैं आप 1567 में इसको लड़ा गया था, ठीक है। चित्तौड़ अभियान में, यानी मेवाड़ की राजधानी क्या है, चित्तौड़ है, ठीक है, यहीं पे अभियान किया गया था, विजय अभियान, इसको देख लीजिए। तो 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा उदय सिंह के खिलाफ किया गया था, ठीक है। उदय सिंह के खिलाफ देखिए अकबर के जो सेनापति थे वो कौन थे, तो यहाँ पे देखिए अब ये बैरम खां को यहाँ पे केवल उनका संरक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन असली जो सेनापति हैं अकबर के वो कौन थे, तो मान सिंह थे, ठीक है, कौन थे, मान सिंह, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इनके नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है, अकबर के नवरत्नों में ये मान सिंह भी शामिल थे। तो इनके सेनापति थे और इनके द्वारा यहाँ पे जो कि युद्ध को लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उदय सिंह के खिलाफ जो कि किया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे उदय सिंह का जो यहाँ पे जो चित्तौड़ का यहाँ पे पतन होने लगा था, ठीक है। और उसी समय यहाँ पे कभी कभी उदय सिंह भारी पड़ जा रहे थे अकबर पे, और कभी कभी जो कि अकबर जो कि उदय सिंह पे भारी पड़ जा रहे थे, यानी दोनों लोगों का जो कि टक्कर का मुकाबला चल रहा था। और उसी समय अकबर जो है यहाँ पे दिल्ली चले गए कुछ समय के लिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जो कि उन्होंने युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अब भाई इसको हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था ना, उसके चारों ओर जो पहाड़े हैं ना वो पीले कलर की थी, ठीक है, किस कलर की थी, तो पीले कलर की थी, इसलिए यहाँ पे इसको हल्दी घाटी का, यहाँ पे जो घाटी है वो पीला कलर का दिखाई देने लगा था, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 1576 ईस्वी में, यानी लगभग कि 9 से 10 साल जो कि यहाँ पे बाद, ठीक है, 9 से 10 साल के बाद फिर यहाँ पे एक युद्ध लड़ा गया था, वहीं पे मेवाड़ में, जहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो मेवाड़ के चित्तौड़ में ही यहाँ पे फिर एक युद्ध लड़ा गया था। और उस समय जो राजा थे वो देखिए, पहले यहाँ पे राजा कौन थे, यहाँ पे उदय सिंह थे। और उदय सिंह का ना जब ये युद्ध लड़ा गया था, चित्तौड़ विजय अभियान जब किया गया था यहाँ पे इनके खिलाफ में, तो 4 साल के बाद ही इनकी जो कि मृत्यु हो जाती है, यानी यहाँ पे 1572 ईस्वी में, यानी 1572 ईस्वी में ही इनकी जो कि मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के पश्चात फिर यहाँ पे उनका जो पुत्र है राणा प्रताप, वो जो कि यहाँ के शासक बन जाते हैं। और यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा प्रताप और यहाँ पे अकबर के बीच में लड़ा जाता है, ठीक है। तो अकबर ने, अब देखिए क्या किया है यहाँ पे, तो 1576 में राणा प्रताप के खिलाफ यहाँ पे लड़ा जाता है। 1576 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां और यहाँ पे जो मान सिंह थे, ठीक है, देखिए उनके सेनापति जो मान सिंह थे उनकी अध्यक्षता में एक विशाल सेना प्रताप, मतलब वही जो राणा प्रताप है, ठीक है, उनके विरुद्ध में भेजी गई, यानी उनसे लड़ाई करने के लिए जो कि भेजी गई, क्योंकि जो मेवाड़ा वाला एरिया था उनको एकदम कब्जा करना था, ठीक है। तो इसलिए अकबर ने जो कि यहाँ पे सेना भेजी उसके खिलाफ विरुद्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसी वर्ष में जून के महीने में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जो कि ये सबसे बड़ा युद्ध था, ठीक है। और इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो स्वयं ही मारे जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो उनका स्वामी भक्त था, ठीक है, जो उनका स्वामी भक्त था झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ के सरदार जो बींदा झाला थे, ठीक है, बींदा झाला, उन्होंने क्या है कि राणा प्रताप का जो मुकुट है उसको स्वयं पहन लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे सरदार थे बींदा झाला, उन्होंने राणा प्रताप के जो मुकुट है उसको स्वयं पहन लिया और यहाँ पे राणा घोषित कर लिया और आगे बढ़ गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। यानी राणा प्रताप तो पहले ही मारे जाते हैं, लेकिन उनके जो भक्त थे, यानी जो यहाँ पे सरदार के जो बीदा झाला थे, ठीक है, उन्होंने राणा प्रताप का मुकुट को पहन लिया और वहाँ पे आगे जो कि मैदान में चले गए, जिसके कारण वो अब समझने लगे कि यही राणा प्रताप है और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है और राणा प्रताप बच करके भाग जाते हैं, नाला वाला पार करके उस साइड में भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राणा प्रताप है वो बच जाते हैं और फिर यहाँ पे बाद में फिर यहाँ पे अपनी टुकड़ी तैयार करके धीरे धीरे अपने फिर यहाँ पे आते हैं बाद में, ठीक है। तो वहाँ पे जो कि राणा प्रताप की मृत्यु नहीं होती है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा था, हल्दी घाटी का युद्ध था, ठीक है, किसी किसी में भी बीच में हुआ था, तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये आपको क्लियर कर लेना है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाए, ठीक है। अब प्रशासनिक सुधार में देख लेते हैं, प्रशासनिक कार्य इसने क्या किया है अकबर ने, ठीक है। तो देखिए 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का जो कि अंत कर दिया, यानी दास प्रथा को इसने खत्म कर दिया।
और यहाँ पे आपसे पूछ दे कि पूरे दुनिया में 10% का अंत किसने किया था, तो अब्राहम लिंकन ने किया था। ये तो क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो लगने वाला कर था उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि जो हिंदू थे, ठीक है, उस पर कर को जो कि समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद से क्या हमारा 1564 ईस्वी में अकबर ने गैर मुसलमान जो प्रजा थी, ठीक है, उस पर लगने वाला जो जजिया कर था उसको समाप्त कर दिया, यानी जो गैर मुसलमान थे उस पर जो जजिया कर लगाया जा रहा था, ठीक है, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ देखिए सबसे पहला जो जजिया कर किसने लगाया था, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि 1571 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1571 है, तो 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किया, यानी फतेहपुर सिकरी में यहाँ पे आगरा से फतेहपुर सिकरी में लेकर चला गया अपनी राजधानी को, लेकिन अब वहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे फतेहपुर सिकरी में अपनी राजधानी को लेकर गया, तो 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना स्थापित किया वहीं पे फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना को स्थापित किया था, जो इस्लाम धर्म वाले थे, ठीक है। वहाँ के विद्वान जो थे उसमें आकर के वहाँ पे जो कि पढ़ा करते थे, ठीक है। तो ये इबादत खाना था। और इसमें क्या हुआ कि बाद में चल करके 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वान इबादत खाने में आकर आमंत्रित किया गया, ठीक है। यानी सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय केवल इबादत खाना में केवल मुस्लिम जो ये जा सकते थे, लेकिन बाद में 1578 में जाकर के, क्योंकि ये देखिए अकबर जो है वो भेदभाव नहीं करना चाहते थे, एकदम भेदभाव को मिटाना चाहते थे, जो भी हिंदू मुस्लिम जैन जो भी हैं सब में एक जो कि मतलब एकता स्थापित करना चाहते थे, और सबको यहाँ पे मतलब बांटना नहीं चाहते थे, ठीक है। सबको एक करना चाहते थे, ठीक है, जो भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ठीक है। तो ये जो कि एक करने के लिए फिर इन्होंने क्या किया कि 1578 ईस्वी में इन्होंने विभिन्न प्रकार के धर्मों के विद्वान जो है उसको इबादत खाने में आने के लिए आमंत्रित कर दिया, यानी सभी अब उसमें आ सकते हैं इबादत खाने में, ठीक है। उसका से देखिए क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ 1582 ईस्वी में क्या हुआ, 1582 ईस्वी में अकबर ने एक अपना नया धर्म जो कि बना लिया, क्या बनाया भाई, यहाँ पे दीन ए इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही जो है वो अपना एक नया धर्म बनाया, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला था। दीन ए इलाही का जो रूपरेखा है वो किसने तैयार किया था, तो अबू फजल ने तैयार किया था, जो कि अबू फजल थे वो कौन थे, तो वो भी ये नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है, अकबर के। तो अब यहाँ पे फिर इसने क्या किया कि जिसे हम यहाँ पे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि दीन ए इलाही की रचना किसने किया है, तो अकबर ने किया है, ठीक है। यह एक नया धर्म जो कि बनाना चाहता था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। और यह धर्म जो है वो सफल नहीं हुआ, आपको क्लियर हो गया इतनी बात। और यहाँ पे 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया जो कि कैलेंडर जो कि निकाल दिया, ठीक है। क्या निकाला भाई, इलाही संवत, ठीक है। तो अकबर ने एक अपना नया कैलेंडर बना दिया इलाही संवत, ठीक है। और इलाही संवत जो था यह सूर्य पर आधारित था, लेकिन देखिए ये सूर्य पर आधारित था, लेकिन इसीलिए इलाही संवत जो है वो चल पड़ा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कुछ समय तक ये चला इलाही संवत, क्योंकि ये सूर्य पर आधारित था। और देखिए जो भी हमारे विक्रम संवत है ना, और जो भी हमारे यहाँ पे मतलब जो और भी शक संवत है, विक्रम संवत है, ये सब हमारे मून पर यानी चंद्रमा पर आधारित है, ठीक है। लेकिन यही इसीलिए हमारे ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया था, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे ग्रेगोरियन हमारा कैलेंडर हो जाएगा, और जो हमारा इलाही संवत था ये हमारे किस पे थे, तो सूर्य पे आधारित थे, इसलिए ग्रेगोरियन देखेंगे तो अभी भी हमारे कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता है, ठीक है। ग्रेगोरियन, ठीक है, गोरियन, ठीक है। अभी भी देखेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हमारे यहाँ पे चलता है, ठीक है, क्योंकि हमारा सूर्य पे आधारित है, और सूर्य के हिसाब से ही हमारा जो कि यहाँ पे दिन और रात यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उसके आधार पे कैलेंडर बनाया गया है, ठीक है। तो क्लियर इतनी बात। तो इसने किसकी रचना की है, तो एक नया कैलेंडर बनाया इलाही संवत, इसको याद रखिएगा 1583 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात पर विजय विजय की याद में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, यानी जब उसने गुजरात पे विजय अभियान किया था। देखिए उसने एक ही अभियान नहीं किया, बहुत सारे अभियान किए हैं। तो इसने दक्षिण भारत पे भी बहुत सारे अभियान जो कि किए हैं, जैसे कि यहाँ पे खानदेश हो गया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है। इन सभी पे इन्होंने जो कि अपना विजय अभियान किया है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं को नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो बस इतना क्लियर आपको बात। तो इन्होंने फतेहपुर जो कि सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया अकबर ने, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारे क्या है कि 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण अकबर की जो मृत्यु हो जाती है, और अकबर को सिकंदराबाद के पास में दफना दिया जाता है, ठीक है। यानी 1605 ईस्वी में क्या होती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है अतिसार रोग के कारण, ठीक है। मतलब इनको मारा नहीं जाता है, इनको एक रोग हो जाता है, ठीक है, अतिसार रोग, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पे सिकंदराबाद के पास इनको दफना दिया जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद से देखिए उसके बेटे सलीम सलीम जिसे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वो मुगल के तख्त पर बैठा है। मतलब इनके बेटा कौन था, सलीम था, ठीक है, जिसको यहाँ पे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, और यही यहाँ पे अगला जो शासक यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1605 तक यहाँ पे चला है शासन इनका, मतलब कि यहाँ पे 1556 से लेकर के 1605 तक इनका शासन चलता है अकबर का, ठीक है। उसका से 1605 से आ जाते हैं ये, ठीक है। और इनका भी यहाँ पे शासन चलता है कहाँ तक, तो यहाँ पे 1627 ईस्वी तक चलता है, ठीक है, यानी 1627 ईस्वी तक। क्लियर इतनी बात।
तो ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। अकबर के बारे में इतनी चीज़ें हैं, आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो इतना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये आपके नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आई होप यहाँ कोई सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गई होंगी। और आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि इसको बाद में आप दोहरा सके, ठीक है। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।